Hello everyone and welcome to the P and S talk. So, let me ask you a question. What is JEE? Then some of you will answer that JEE is joint entrance exam. But for a JEE aspirant, it's not just an exam. It's a lifelong lesson that teaches you how to do hard work in the right direction. As we both, me and my partner, are IITians, we have also followed the same path that you are in. That's why this topic is very close to our heart. So, to talk on this more, we have with us Rohit Dhanotia, who graded AIR 505 in JEE Advanced 2021, and he is also the rank opener of our college, IIT Indore. Watch this whole podcast to get insight from his preparation, his practice strategies, some beginner tips, and many more. All the link and timestamps are given in the description. You can check that out. So, without any further ado, let's get started. ओके हेलो आई एम रोहित धनोतिया। मैं रतलाम मध्य प्रदेश से हूँ और मैं आईआईटी इंदौर में बीटेक कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। तो तुम्हें आईआईटी के बारे में पता कैसे चला? सबसे पहला जो याद आता है कि तुम्हें तब तुमने सुना था कि आईआईटी जाना है, या आईआईटी के बारे में सबसे पहला सुना था तुमने? आई वाज इन स्कूल इन क्लास 10th। तब क्लास में आई गेस फिजिक्स की क्लास थी एंड फिजिक्स के टीचर कुछ बच्चों से आईआईटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो मैं भी उस डिस्कशन में था। तब मुझे जी एडवांस और मेंस के बारे में फर्स्ट टाइम पता चला था एंड देन आई डिसाइडेड दैट आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। ओके, सो तुम्हारी एक थोड़ी बहुत जर्नी बता दो कि कैसे तुमने पूरी प्रिपरेशन की और कब से चालू किया सब कुछ। ऐसे तो मैं साइंस में इंटरेस्टेड क्लास 5th से था। मैं ओलंपियाड्स देता था, लाइक आईएमओ एनएसओ ओलंपियाड्स होते हैं साइंस और मैथ्स के। तो ओलंपियाड्स में 5th से एवरी ईयर देता था। और उसके बाद जब 10th में मुझे जेईई के बारे में पता चला था, आई टुक इट एज अ चैलेंज कि ये तो करना ही है अब। एंड फिर फ्रॉम क्लास 11th मैं इंदौर में एक ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन लिया था एंड फ्रॉम देयर माई प्रिपरेशन स्टार्टेड। पहले मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा था, लाइक फॉर द फर्स्ट 2-3 months। एडवांस के बारे में वहाँ जाके और मैंने सीनियर्स से बात करी, प्रोफेसर जो रहते पढ़ाते हैं कोचिंग में, उनसे इंटरेक्शन करा और ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज मिली। देन आई सेट माई गोल कि हाँ जे एडवांस के लिए प्रिपेयर करना है एंड आई हैव 2 years टू प्रिपेयर फॉर दैट। सो आई जस्ट रफली मेड अ प्लान लाइक दिस वे आई हैव टू प्रिपेयर और वहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट हुई। फिर 11th तो मैंने इंदौर में ही ऑफलाइन कोचिंग से करी थी। स्कूल के लिए डमी स्कूल करा था, तो स्कूल की प्रॉब्लम नहीं थी, कोचिंग चल रही थी। और फिर उसके बाद 11th के बाद एग्ज़ाम देने वापस मैं घर आया था रतलाम में। तो फिर कोविड आ गया, वापस जाने वाला था मैं कोचिंग 12th के अटेंड करने के लिए इंदौर। तो कोविड आ गया, फॉर दैट रीज़न घर पे रुक गए। फिर कोविड ने एक प्रिपरेशन को काफी बूस्ट दिया था। हाँ, लाइक आई कैन प्रिपेयर ऑन माई ऑन एट माई ऑन पेस द वे आई वांट। मुझे कोचिंग का ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मुझे कोचिंग में दिन भर बैठ के उनके लेक्चर्स अटेंड करने या फिर जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं बस उनसे ही पढ़ना है। आई हैव मल्टीपल ऑप्शंस। मुझे किसी भी कोचिंग का ऑनलाइन पैकेज लेना मैं ले सकता हूँ, यूट्यूब से पढ़ सकता हूँ और खुद किसी बुक से भी पढ़ सकता हूँ। टाइम मेरे पास है पूरा कि किस टाइम मुझे क्या करना है। ऐसा भी कंपलसरी नहीं है कि सुबह 8 बजे कोचिंग है तो उस टाइम पे जाके क्लास अटेंड करना है। रिकॉर्डिंग्स रहती थी, कोचिंग से रिकॉर्डिंग्स आती थी, तो अपने हिसाब से रात में देख रहा हूँ। कभी सुबह इच्छा नहीं है रिकॉर्डिंग देखने की, प्रैक्टिस करनी है, मॉड्यूल्स कंप्लीट करनी है, तो वो कर रहा हूँ। तो उस तरह से कोविड की वजह से तो काफ़ी बूस्ट मिला था और टाइम भी बचता था। लाइक इंदौर में था तो यहाँ पे कोचिंग आने जाने का टाइम, मैस में खाने जाना है, दूसरे सब काम खुद से करना है, सेल्फ डिपेंडेंट है, घर वाले तो है नहीं यहाँ पे, तो वो सब भी खुद से ही करना है। तो उतना टाइम बच गया था घर पे था तो। और काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन है उसके कारण, और थोड़ी पोस्टपोन हो गई थी तो एडवांस के लिए प्रिपेयर करने के लिए और एक्स्ट्रा टाइम भी मिला, तो और अच्छे से प्रिपेयर कर पाया था। अच्छा, ये जो तुमने बोला बूस्ट मिला, थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये हर किसी के लिए बूस्ट था या फिर सिर्फ तुम्हारे लिए एक्चुअल में बूस्ट था? ये इन माय ओपिनियन मेरे लिए तो बूस्ट था, और दूसरे ओपिनियंस देखे तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो मेरे साथ ही प्रिपेयर कर रहे थे उसी कोचिंग से, तो उनमें से कुछ के लिए बूस्ट नहीं था। लाइक दे गॉट डिस्ट्रैक्टेड, इतने सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन से, नेटफ्लिक्स से वेब सीरीज आ रही है तो उसमें लग गए, तो वेब सीरीज देख रहे रात को देर देर तक और कोचिंग के लेक्चर्स अटेंड नहीं कर रहे हैं,
ऐसा उनको लग रहा था कि पोस्ट कोविड की वजह से और पोस्टपोन होगी तो टाइम तो मिल ही रहा है, तो अभी थोड़ा ये कर लेते हैं, बाद में पढ़ लेंगे। तो इस कारण उनका चलता रहा ऐसा ही, और प्रिपरेशन होनी पाई ढंग से। लाइक जेई की प्रिपरेशन ऐसा है कि इसमें फोकस ये रहता है, कंसिस्टेंसी चाहिए रहती है। ऐसा नहीं कि एक महीने अपन पहले टाइम पास कर लेते हैं, वेब सीरीज देख लेते हैं, बाद में एक्स्ट्रा टाइम तो मिल ही रहा है तो उसमें पढ़ लेंगे, तो वो बहुत गलत है। उन लोगों ने वो मिस्टेक करी और दे डिडंट गॉट देयर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। सो मेरे लिए तो पर्सनली बूस्ट था, मैंने ऐसे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा था। आई अंडरस्टूड दैट आई हैव गॉट एक्स्ट्रा टाइम, सो आई हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। दूसरों को भी ये टाइम मिला है, तो जो पढ़ना चाहते हैं, कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है, वो भी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, तो मुझे और अच्छा प्रिपेयर करना है उनसे अच्छी रैंक लाने के लिए। सो आई प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट। So what do you think about the JEE mains and JEE advanced separately? Like दोनों में difference क्या है? Question types कैसे अलग आते हैं? Can you explain? JEE mains और JEE advanced like level difference है, बहुत ज़्यादा difference है। JEE mains बिल्कुल ऐसा कहूँगा मेरे अकॉर्डिंग तो बेसिक एग्जाम है। उसमें केमिस्ट्री में खासकर NCERT से क्वेश्चंस आते हैं, 12th की जो और 11th की NCERT होती हैं उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो बस 2 बुक पढ़नी है और मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे। और फिजिक्स और मैथ्स में भी इजी क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल मतलब फर्स्ट लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। कुछ क्वेश्चंस उसमें अच्छे रहते हैं ज़रूर, वो ट्रिकी रहते हैं, तो थोड़ा दिमाग लगा के वो भी हो जाते हैं। तो JEE मेंस को क्रैक करना इज नॉट अ बिग डील। आराम से थोड़ी प्रिपरेशन के साथ, मतलब फोकस के साथ प्रिपरेशन करिए, ज़्यादा टाइम नहीं भी दिया है तो अच्छी खासी रैंक उसमें लाई जा सकती है। JEE एडवांस से वो काफ़ी अच्छे लेवल की एग्ज़ाम है, लाइक इट्स वन ऑफ द एशियाज टफेस्ट एग्ज़ाम, और उसके लिए एकदम डिटरमाइंड प्रिपरेशन चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, एक लाइन पे चलना है फोकस होके, और अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्वेश्चंस के लिए। उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक क्वेश्चन में सिंगल चैप्टर या सिंगल कंसेप्ट से नहीं होते हैं, तीनों सब्जेक्ट में वो मल्टीपल कंसेप्ट से मिलकर क्वेश्चंस बनते हैं। लाइक कुछ चैप्टर अपन ने छोड़ दिया है, तो ऐसा हो सकता है कि भाई एक क्वेश्चन है तो उसमें अपन को काफ़ी कुछ आता है, पर वो एक चैप्टर छोड़ा, उसका एक पॉइंट है, उसकी वजह से अपन क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाते। और एडवांस का पैटर्न भी ऐसा ही है कि वो चाहते हैं आप मार्क्स लूज करो, बस हर जगह मार्क्स लूज कर दो, थोड़ी सी गलती हुई और मार्क्स लूज हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग भी उसमें +4 -2 होती है मल्टीपल चॉइस में, और सिंगल करेक्ट रहते हैं, वो भी अच्छे खासे टफ रहते हैं। तो खासकर फिजिक्स और मैथ्स में, केमिस्ट्री फिर भी हैंडल करी जा सकती है थोड़ी प्रिपरेशन के साथ। फिजिक्स और मैथ्स में बहुत अच्छी खासी प्रिपरेशन चाहिए। उसमें लाइक आज अभी जो 2021 और 2020 के जो पेपर्स थे उसमें फिजिक्स और मैथ्स में ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस भी थे। मैंने ऐसे ओलंपियाड के पेपर सॉल्व करे थे एडवांस के लिए कुछ, तो उस टाइप के क्वेश्चंस उसमें वो देते हैं, मतलब उनकी मेंटेलिटी ऐसी है कि उस टाइप के क्वेश्चंस बना रहे हैं आजकल। और डिफ़िकल्टी लेवल भी ऐसा रहता है एडवांस का कि 40% तो हार्ड रहेगा, बाकी 20% ईजी है और 20% मॉडरेट है। ईजी क्वेश्चंस का लेवल इसमें बहुत कम रहता है एज कम्पेयर टू मेंस। मेंस में ऑलमोस्ट 70% पेपर ईजी कैटेगरी में आता है, और 25% अपन बोल सकते हैं मॉडरेट है, और 5% हार्ड रहता है बस, जो कि करने की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब अच्छी खासी रैंक डालनी तो वो 95% भी कर लेंगे अच्छे से, तो बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी। और माइंडसेट में क्या चेंज होना चाहिए अगर कोई मेंस दे रहा है और फिर एडवांस दे रहा है, तो माइंडसेट में क्या क्या चेंज होना चाहिए? मेंस के लिए प्रिपरेशन में NCERT से पढ़ते हैं, और जो कोचिंग से मॉड्यूल्स मिलती है वो सॉल्व करते हैं। तो उसमें माइंडसेट ऐसा है कि अपन को उस मेंस में रिपीटेड क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं, तो माइंडसेट ऐसा रहता है कि अपन बस PYQs कर लेंगे, अलग से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, PYQs कर लेंगे, लेक्चर्स अच्छे से अटेंड करें, नोट्स अच्छे से पढ़ें तो हो जाएगा, उसमें एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं रहती। एडवांस के लिए ऐसा है कि उसमें पेशेंस भी चाहिए पेपर को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऐसे पेपर को सॉल्व करने में पसीने छूट जाते हैं एडवांस के अच्छे खासे बंदे के भी पसीने छूट जाते हैं। वो पेपर इस तरह से डिज़ाइन करते हैं एडवांस, ऐसा नहीं कि बस अपन ने क्या पढ़ा है उसका टेस्ट है, वो टेस्ट है आपका पेशेंस कितना पेपर सॉल्व करने का। तभी वो होता है 2 शिफ्ट में होता है, 3-3 घंटे की 2 शिफ्ट्स होती है, तो पेशेंस चेक करते हैं, इंटेलिजेंस चेक करते हैं, और एडवांस के लिए क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसमें। लाइक कौन सा क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कौन सा उसमें लीव करना है। अगर गलत क्वेश्चन में फंस गए तो वो टाइम खा जाएगा, और जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो भी नहीं कर पाओगे। तो उसमें क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
और दूसरा ये कि एडवांस के जो क्वेश्चंस का लेवल है वो तो पता रहता है, PYQs देखते हैं, तो एडवांस को अच्छी रैंक से क्रैक करने के लिए उसके लिए उससे भी टफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाने पड़ते हैं. लाइक क्वेश्चन देख के लगता है ये तो एडवांस में नहीं आएगा, बहुत ज्यादा टफ है, पर वो प्रैक्टिस करके जाएंगे तब जाके वहां पे क्वेश्चंस उस लेवल के सॉल्व कर पाएंगे. लाइक पहले से अपन इजी और मॉडरेट करके गए, अपन ने सोचा कि यार एडवांस का पेपर 40% मॉडरेट में रखा है और 20% इजी है, तो 60% कर लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, ऐसा सोच के गए तो नहीं होना है. हार्ड वाले करके जाओगे तब जाके वहाँ मॉडरेट वाले सॉल्व होंगे. सो तुम्हारी प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी कैसी थी? मतलब व्हाट डिड यू प्रैक्टिस, PYQs और मॉक पेपर्स और जस्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट बुक्स? Solving the questions from different books, I would not recommend that. एक बुक लो, पहले जो अपनी क्लास में लेक्चर्स चलते रहते हैं साथ में पढ़ते हैं, तो पहले तो कोचिंग से मॉड्यूल्स मिलती है, शीट्स मिलती है, तो उसमें लेवल अप होती है शीट्स और हर लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, तो पहले मैं वो करता था. उसके बाद कोई एक बुक पकड़ लो, लाइक फॉर फिजिक्स HC वर्मा है, काफ़ी अच्छी नोन बुक है, सारे कोचिंग्स रिकमेंड भी करते हैं, वो सॉल्व कर लो कंप्लीट अच्छे से. उसके बाद PYQs वाली बुक लेना है. ऐसा नहीं कि एक बुक कर ली तो दूसरी बुक कर लेता हूँ, तीसरी कर लेता हूँ, फिर PYQs एग्जाम के थोड़े दिन पहले कर लूँगा, वो नहीं करना है. PYQs वाली बुक लो, PYQs भी काफ़ी सारे हैं, सॉल्व करने में टाइम भी लगता है, तो जो चैप्टर हो गया है उसका क्लास में कंप्लीट हो गया है, तब तक अपना टारगेट होना चाहिए कि क्लास में चैप्टर हुआ है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन बाद तक अपनी मॉड्यूल्स में कम से कम उसकी मेंस तक की शीट हो जाए. एडवांस की टाइम लगता है करने में, थोड़ा अपन को अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है उसके लिए. मेंस तक की शीट कर लो और फिर PYQs उठा लो, तो उससे अपन को नॉलेज हो जाता है कि हाँ मैंने अभी इस चैप्टर में ये पढ़ा है, इतना करा है, तो ये क्वेश्चंस मेरे से हो रहे हैं कि नहीं, अपन को आइडिया लग जाता है. फिर उसके अकॉर्डिंग, और अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, एडवांस वाले लेवल पे चले जाओ, एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करो. क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो फिर मेंस वाले पे फोकस करने की और ज़्यादा ज़रूरत है अभी. और मॉक टेस्ट तो कोचिंग्स वाले रेगुलरली लेते हैं, लाइक 2 in a month, और या फिर वीकली भी होते हैं किसी कोचिंग्स पे, वीकेंड्स पे. और मेरी स्ट्रेटेजी थी एग्जाम के पहले, लाइक 2 months पहले सिलेबस कंप्लीट करा और फिर रिवीजन स्टार्ट करा. और रिवीजन करता था मैं शाम को, सुबह एक मॉक टेस्ट रोज मेंस के लिए, within the time 3 hours. हाँ, टाइम लिमिट 3 hours में. लाइक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दे सकते हैं, PYQs अवेलेबल होते हैं, कुछ वेबसाइट्स पे डले रहते हैं, एज अ पेपर पूरा का पूरा रहता है, तो 3 hour का टाइम लिमिट रहता है, और वो रिजल्ट भी बना के देता है एनालाइज करके पूरा कि सिली मिस्टेक कहाँ पे और कहाँ पे क्या गलती करी है, तो उससे एनालाइज भी कर सकते हैं. तो मैं ऐसा करता था कि लाइक मेंस के 2 महीने पहले से मैंने मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिए थे. तो पहले मैं अल्टरनेट डे देता था स्टार्टिंग में, कि एक दिन दिया, पेपर दिया 3 घंटे का, थोड़ा ब्रेक लिया, उसको एनालाइज करा. एनालाइज करने में भी 2 घंटे लगते थे ऑलमोस्ट, कि अपनी मिस्टेक्स को स्पॉट कराए. उसके बाद जो मिस्टेक्स होती है, कुछ सिली मिस्टेक्स होती हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अपन को नहीं आते, उनको सीखना पड़ता है कि हाँ मतलब ये क्वेश्चन नहीं आता तो इसमें क्या लॉजिक लगाया, क्या नया फॉर्मूला आया, कुछ जो मैंने नहीं पढ़ा है. तो वो जो नए वाले क्वेश्चंस हैं उनको मैं अलग से एक नोटबुक में नोट करता था कि ये नई चीज़ इस पेपर से सीखी. नहीं तो मतलब पेपर दे दिया और छोड़ दिया, एनालाइज नहीं करा, तो उसका कुछ मतलब ही नहीं है, फायदा ही नहीं हो, पेपर ही क्यों दिया फिर. So basically you are saying about absorbing the question, like एग्जाम के बाद वही क्वेश्चन को देखना, उसके कॉन्सेप्ट्स इनको पढ़ना. लाइक वो जो नोटबुक मैंने बनाई थी बिफोर एग्जाम, लाइक बिफोर गिविंग नेक्स्ट मॉक टेस्ट, आई यूज्ड टू रिवाइज द क्वेश्चंस फ्रॉम दैट. लाइक जो क्वेश्चन मैंने पहले मॉक टेस्ट का नोट करा है, वो उसमें देखता था कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ था और इस पेपर में ऐसा कुछ आता है तो मैं कर सकता हूँ. और सिली मिस्टेक्स को स्पॉट करना है. स्पॉट करने के बाद भी ऐसा होता है कि हर पेपर में कुछ नई सिली मिस्टेक हो ही जाती है, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ ये वाली है तो ये रिपीट नहीं करना है, कुछ अगली होती तो उसको सुधारेंगे, पर ये जो भी करिए इसको रिपीट नहीं करना है. और जब तुम पेपर देते होगे तो तुम्हें पता होगा कि ये चीज बैकलॉग है मेरी, तो उसको कवर कैसे करते थे बैकलॉग्स को? बैकलॉग को कवर ऐसे करता था कि मैं एक पेपर पे लिखता था कौन कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर्स बैकलॉग में, कुछ टॉपिक्स भी बैकलॉग में रहता है, ऐसे रोटेशन का कुछ टॉपिक है, रोलिंग वाला टॉपिक है, वो बैकलॉग में मैंने पढ़ा नहीं तो लिख रखा है. उससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आता है वो तो ऑब्वियसली छोड़ना पड़ेगा. उसके बाद शाम को जो टाइम मिलता था उसमें रिवीजन करो, या फिर रिवीजन का मन नहीं है तो बैकलॉग कवर कर लो, लेक्चर्स देख के या फिर नोट्स बना रखे. लाइक एक बार लेक्चर देखे होते हैं तो बैकलॉग ऐसे आता है या तो कि लेक्चर अटेंड नहीं करा, स्किप ही कर दिया टॉपिक,
या फिर ऐसा है कि लेक्चर देखा है पर उस टॉपिक की प्रैक्टिस नहीं करी है तो याद नहीं है बिल्कुल अच्छे से कि हाँ एक भी क्वेश्चन नहीं इसका सॉल्व करा है तो वो ऑलमोस्ट बैकलॉग ही हो गया, मतलब कुछ पता ही नहीं उसका, कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है। जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे उस टॉपिक के लिए अपन को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हाँ टॉपिक मेरे से हो रहा है। तो उससे रिलेटेड या तो क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मतलब मेरा ऐसा लेक्चर का बैकलॉग तो नहीं रहता था कि स्किप करा कुछ टॉपिक, मैं पढ़ लेता था उसको, नोट्स उसके अच्छे से बना लेता था कि ठीक है उसके भी प्रैक्टिस करने का नहीं है मुझे तो प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, पर नोट्स प्रॉपर रहेंगे तो बाद में मेरे को लेक्चर नहीं देखना पड़ेंगे बार बार कि इस लेक्चर में था या फिर यूट्यूब में इस वीडियो में था। नोट्स रहेंगे, फटाफट रिवाइज करा और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे उसको। सो तुमने अभी बताया कि तुम मॉक टेस्ट फुल 3 आवर्स में बैठ के करते थे, तो हाउ डिड यू मैनेज द टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट्स एंड ईच क्वेश्चंस? लाइक कब तुम्हें लगता था कि इस क्वेश्चन को अब स्किप कर देना चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ना चाहिए? लाइक फॉर मेंस का पेपर ऐसा रहता था, मैं अटेम्प्ट करता सबसे पहले केमिस्ट्री ऐसा है कि इजी स्कोरिंग है। मेरा टारगेट रहता था कि 25 to 30 मिनट्स में उसके क्वेश्चन सॉल्व करने। 25 to 30 minutes? हाँ, that's really quick. Yeah, like initially I took nearly 35 minutes, then gradually after giving some mock test I tried to reduce it down to 30 and then to 25 at last. So 25 तक में मैं achieve कर लिया था at the like in the last mock test I gave. तो 25 मिनट्स में केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने, उसके बाद फिजिक्स पे जाता था। फिजिक्स का ऐसा था 50 मिनट्स में कंप्लीट करना है और उसमें वो क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होते थे जो मतलब एक बार अपन सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे केमिस्ट्री का फर्स्ट से स्टार्ट करें तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में बन जाएंगे, कुछ ऐसे होते हैं कि पहली बार में क्लिक नहीं हो रहा है अभी तो उसको छोड़ देते हैं अभी। पर मैं ऐसा करता था कि एक सब्जेक्ट को एक बार में ही कंप्लीट करना है। लाइक ऐसा नहीं कि पहले केमिस्ट्री के सारे कर लिए जो क्लिक हो रहे हैं वो, उसके बाद फिजिक्स के कर लिए, उसके बाद मैथ्स के कर लिए और फिर बाकी वापस से रिवाइज कर रहा हूँ, ये नहीं करना है। पहला केमिस्ट्री का करा, एक राउंड मारा, जो क्लिक हो रहा है फटाफट टिक करके, फिर दूसरा राउंड केमिस्ट्री पे मारा, जो छोड़ दिए थे वो कर लिए। उसके बाद फिजिक्स पे गया, फिजिक्स में 50 मिनट्स फिजिक्स में सॉल्व करता था। लाइक कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जैसे रोटेशन रहता है, उसके क्वेश्चन फंस जाते हैं कभी कभी, तो मैं उनको स्किप ही मतलब पढ़ने के पहले स्किप कर देता था कि ये लास्ट में ही करूँगा, होना हुआ तो हो जाएगा इजीली, नहीं तो टाइम लेगा तो भी लास्ट में कर लूँगा। तो बाकी टॉपिक्स के पहले कर लेता था। रोटेशन हो गया और सेंटर ऑफ मास हो गया, इनके क्वेश्चंस में लास्ट के लिए रखता था। तो 50 मिनट्स में फिजिक्स हो गया, उसके बाद मैथ्स पे जाता था। मैथ्स ऐसा है कि सबसे ज्यादा टाइम उसमें लगता था, लाइक 1.5 आवर तो चाहिए उसमें करने के लिए। तो मैथ्स के क्वेश्चन लेंदी भी होते हैं और ऐसे भी होते हैं कि फर्स्ट टाइम में क्लिक नहीं होते हैं। तो उसमें भी मैं करता तो ऐसे ही था कि लाइन से करे क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि रैंडम उठा के देखिए ये वाला कर लिया फिर ये वाला कर लिया, जो होते जा रहे हैं सॉल्व कर रहा हूँ। उसके बाद मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन रहता है, उसमें मार्क फॉर रिव्यू डाल देता था जो स्किप करने, और फिर उनको लास्ट में दिखता था। और लास्ट में लाइक 15-20 मिनट्स में कोशिश करता था बचाने के लिए कि जो ऑप्शंस मार्क करें एक बार और रिव्यू कर लेता हूँ। कभी बाय मिस्टेक ऐसा होता है जल्दी में कि अपन ने आंसर तो निकाल लिया पर टिक कुछ और कर दिया, लाइक अपन स्पीड में रहते हैं बहुत ज्यादा, तो टिक कुछ और कर दिया, तो वो सबसे वर्स्ट मिस्टेक होती है। तो उसके लिए मैं बचाता रहा टाइम कि ये देख लेना है कि जो अपन ने निकाला है आंसर वही टिक करा कि नहीं इसमें। ओके। और जब कोई क्वेश्चन होगा, मान लो 15 मिनट से सॉल्व नहीं होगा, यहाँ पे तुम्हें लग रहा है सॉल्व नहीं हो पाएगा मुझसे, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया लेकिन उसने, तो उस सिचुएशन में क्या करते थे? मैं उसको पहले क्वेश्चन को 3 मिनट देता था। 3 मिनट में क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो स्किप, आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि उस पर अटके रहना है, सॉल्व करके रहूंगा इस क्वेश्चन का, टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसका तो होना ही चाहिए क्वेश्चन। वो इंटेंशनली ऐसे क्वेश्चंस कुछ चैप्टर से डालते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केमिस्ट्री चैप्टर है, उसका क्वेश्चन हो ही जाता है, पर कभी कभी वो ऐसा डालते हैं कि लाइक अपन को कुछ टर्म ही उसमें समझ नहीं आई, कुछ नई टर्म डाल देंगे तो अपन को ऐसा लगेगा कि यार चैप्टर मेरा परफेक्ट था, इस पे बहुत कॉन्फिडेंस था, इसका क्वेश्चन तो होना ही चाहिए, 2 मिनट ज्यादा दे देंगे पर क्वेश्चन नहीं होगा। उससे अच्छा उसको स्किप कर दो, मतलब एट द इंस्टेंट पे अपन को स्किप करना आना चाहिए कि हाँ इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ, भले चैप्टर मैंने अच्छे से पढ़ा है कोई बात नहीं, स्किप कर दो, अगले पे जाओ। ओके। चलो ये तो हो गया टाइम मैनेजमेंट इन पेपर। जब तुम मॉक टेस्ट या पेपर दे रहे हो, पूरा डेली शेड्यूल क्या होता तुम्हारा? डेली तुम कैसे टाइम मैनेज करते थे? डेली ऐसा करता था, लाइक इन द मॉर्निंग मैंने कुछ फॉर्मूला कॉपीज बना रखी थी हर सब्जेक्ट के लिए, तो उठने के बाद पहले मैं फॉर्मूलाज रिवाइज करता था, लाइक फॉर एन आवर। Regular you used to revise? Yeah, regularly, daily, on a daily basis. Like for an hour I used to revise the formula. और फिर जो मेंस का टाइम होता है, सुबह का स्लॉट 9 से 12 होता है, मैं ट्राई करता था कि उसी स्लॉट में पेपर दूं, उसी एनवायरनमेंट में, वैसा एनवायरनमेंट पूरा रूम में बना के एकदम
डोर को मतलब ऐसे अटका देता था ताकि, और बोल देता था मतलब घर वालों को कि अभी डिस्टर्ब नहीं करना है, पेपर दे रहा हूँ तो भी मतलब रूम में बताना इस तरह से। और 9 से 12 में पेपर देता था। उसके बाद लंच होता है, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेता था उससे, लाइक अदर एक्टिविटीज, हॉबीज कुछ है, Yes. जैसे कीबोर्ड प्ले करना या फिर मैं स्केचिंग करता हूँ तो माइंड रिफ्रेश हो जाता था, लाइक फॉर एन आवर डू दैट। और उसके बाद पेपर का एनालिसिस करना है। एनालिसिस में कभी 2 या कभी 3 घंटे भी लग जाते हैं, ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो अपन ने नहीं करे या गलत हो गए, तो ज़्यादातर 3 घंटे में हो जाता है। उसके बाद पेपर एनालिसिस हुआ, उसके बाद शाम को रिवीजन करना है। तो मैं ऐसा पूरा स्ट्रक्चर सुबह बना लेता था पेपर पे कि इस टाइम में ये करना है। टाइम नहीं लिखता था कि पेपर का तो फिक्स था कि 9 से 12 में देना है, उसके बाद ये टाइम नहीं लिखता था कि इस मेरे को 3 से 6 में एनालिसिस करना है। ठीक है, उस टाइम इच्छा नहीं हो रही है, कुछ और करने की इच्छा हो रही है, हॉबी पहले परस्यू करनी, मतलब उसको पहले कीबोर्ड प्ले करने की इच्छा हो रही है तो वो पहले कर लिया, कोई बात नहीं। पर जो टाइम दिया है कि हाँ मेरे को 2-3 घंटे तक ही करना है, मतलब उस लिमिट में करना है, तो लिमिट में करना है, पर पर्टिकुलर टाइम पे करना है वो मैं डिसाइडेड नहीं रखता था। और फिर रात को रिवीजन करता था, और उसके बाद टाइम बचता था तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, नहीं बचता तो कोई बात नहीं, हो गया। So तुम्हारा 11th था ऑफलाइन, फुल ऑफलाइन कोचिंग, एंड देन 12th वाज ऑनलाइन। सो ऑफलाइन कोचिंग में जितना मेरे फ्रेंड्स से मुझे एक्सपीरियंस है कि उनको थोड़ा स्ट्रगल होता था, थोड़ा प्रेशर बनता था, पीयर प्रेशर, बिकॉज others knew the topic and they were not that confident on that particular topic. So ऐसा कुछ हुआ तुम्हारे साथ कभी? Yeah, that happened with me. मैं 11th में जब कोचिंग गया था, इंदौर में आया था, तब 10th तक ऐसा था कि वो जो टॉपिक्स थे वो नहीं पढ़ रखे। अब कोचिंग में ऐसे कुछ बच्चे भी होते हैं जो 8th से जा रहे हैं वहाँ पे, तो उनको 9th से या 10th से वो काइनेमेटिक्स से स्टार्टिंग का टॉपिक है, तो वो ऐसा है कि वो लोग पढ़ सकते हैं पहले भी, तो ऐसे कुछ स्टार्टिंग के टॉपिक्स उनको पढ़ा के रखते हैं। तो जो इनिशियल फेज होता है, बाहर से बच्चे आते हैं तो पीयर प्रेशर डेवलप होता है, क्लास में प्रोफेसर क्वेश्चन दे रहे हैं, अपन को समझ नहीं आ रहा करना क्या है, वो लोग आंसर बता रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि अपन बहुत ज्यादा लूजर है क्लास में, बिल्कुल, मतलब स्कूल में थे तब तो टॉप करते थे, यहाँ के बिल्कुल लेवल डाउन हो गया। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं, वो ऐसा ही होता है स्टार्टिंग में सबके साथ, 2-3 महीने लगते हैं अपन को सेट होने में। आफ्टर दैट वी गेट यूज टू इट, अपन को भी समझ आने लगती चीजें, अपन मैनेज कर पाते कि हाँ ऐसा करना है, और बाद में समझ आती कि बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं। लाइक स्टार्टिंग में गए थे तो पता नहीं था कि पहले से पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता था कि ये भी अभी आए हैं तो ये एकदम से इतना कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं, मतलब इनका इंटेलेक्ट लेवल बहुत ज्यादा है, तो अपन इस एग्जाम में मतलब कैसे कर पाएंगे, अच्छी रैंक कैसे ला पाएंगे। तो अपने एक बैच में इतने सारे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया तो कितने सारे होंगे अपन से बैठे, तो उसको थोड़ा ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है, अपन अपना पढ़ो, जो कर रहे हो करो, दूसरों से कंपेयर नहीं करना है उस फेज में, और ऐसे ही करते जाएंगे, कैरी ऑन करते जाएंगे तो आगे जाके तो अच्छे हो। तुम पूरी जर्नी में मोटिवेटेड कैसे रहे, क्योंकि अभी तुम्हारी जितनी टॉक हुई है उससे तुम फील हो रहा है कि तुमने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा है, और तुम मोटिवेटेड कैसे थे पूरी जर्नी में? पूरा मतलब सोशल मीडिया में घुस चुका था, कुछ गेमिंग कर रहे थे, बट यू वर स्टडीइंग ऑल द टाइम, हाउ डिड यू मेंटेन दिस? एक सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही था कि मैं सोचता था कि इस टाइम में अगर मैं डिस्ट्रैक्शन को, मतलब सोशल मीडिया ऐप्स चलाऊंगा या कुछ और काम करूंगा पढ़ने की जगह, तो जो पढ़ रहे हैं पहले दूसरे बच्चे भी, वो तो और पढ़ ही रहे हैं, तो उनकी तो रैंक अच्छी आएगी, मेरे को उनको बीट करना है, मेरे को उनसे ज्यादा पढ़ना है, मतलब ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगा तो मैं उनसे बेटर कर पाऊंगा। तो एक ये था कि घर पे पेरेंट्स भी मोटिवेट करके रखते थे, लाइक माय फादर एंड मदर, दे यूज्ड टू मोटिवेट मी। कॉलेज की पापा ऐसा करते थे कि यूट्यूब पे कॉलेज जो कैंपस है आईआईटीज के, उनके वीडियोस दिखाते थे, तो वो देख के मोटिवेशन आता था कि इतना अच्छा कैंपस है, अब तो यही जाना है जी, एडवांस में अच्छी रैंक लानी है। और यूट्यूब पे कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं, तो कभी ऐसा डाउन फील होता है तो ऐसा कुछ सुन लो तो उससे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ लाइफ में कुछ तो करना है। ओके, कभी कुछ सोशल प्रेशर फील किया तुमने रिलेटिव से या फैमिली से? फ्रेंड्स से तो पीयर प्रेशर हो गया, अब रिलेटिव से कुछ प्रेशर्स? इन माय केस ऐसा कुछ नहीं था, लाइक माय फादर एंड मदर वर चिल, उन्होंने कोई मुझे ऐसा प्रेशर नहीं डाला कि तेरे को आईआईटी में सिलेक्शन निकालना ही है या एनआईटी में सिलेक्शन होना चाहिए। उन्होंने बोला बस तू जितना कर सकता है तेरा बेस्ट दे दे, रिजल्ट जो भी आएगा अच्छा ही होगा उसके बाद, और नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, ट्रिपल आईआईटीज है, नहीं तो स्टेट कॉलेजेस तो है ही, वहां तो एडमिशन ले सकता है। मतलब वो ऐसे ही बोलते थे मुझे ऑल द टाइम, और न घर वालों से प्रेशर था और रिलेटिव से भी ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था। अभी तो ये बात हो गई तुम्हारी प्रिपरेशन की, जब तुम जेईई मेंस या जेईई एडवांस पेपर लिखने जा रहे होगे तो उससे पहले क्या प्रिपरेशन करी तुमने? 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले?
तुम्हारा क्या माइंडसेट था और कैसी तैयारी थी तुम्हारी? एक हफ्ते पहले से स्टार्ट करते हैं। तो अपना जे के टाइम पे ऐसा रहता है कि स्लीपिंग शेड्यूल बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका होता है। रात को 2 बजे तक पढ़ रहे हैं, 3 बजे तक पढ़ रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, रैंडम हो रहा है बिल्कुल। तो एक कम से कम एक हफ्ते पहले से बिल्कुल टाइम से 8 घंटे सोने का मैंने प्लान करा था और उसमें सक्सीड भी करा था। XJ एडवांस के एक हफ्ते पहले से मैं रात को 10:30 के आसपास सो जाता था और सुबह 6 साढ़े 6 तक उठता था। लाइक 8-9 घंटे की नींद लेनी है प्रॉपर, और डाइट में भी कंट्रोल रखना है, तेल वाला खाना नहीं खाना है। लाइक उससे पेपर के समय पे फिर वो अंदर से अजीब सा लगता है उसमें। तो डाइट को भी कंट्रोल करके रखना है, तो प्रॉपर फूड लेना है, टाइम पे खाना खाना है। जे के समय पे ऐसा होता है खाना कभी भी खा रहे हैं, दिन में सो रहे हैं तो खाना कैसे खाएंगे। तो वो टाइम पे खाना खाना है। और पढ़ाई का ऐसा है कि 3 दिन पहले मैंने पढ़ना बंद कर दिया था। मेरे पास फॉर्मूला कॉपीज थी, तो मैं बस 3 दिन पहले से फॉर्मूला कॉपीज लेके बैठ गया था, बाकी सब बुक साइड में कर दी थी कि अब प्रिपरेशन हो गई है, 2 साल तक अच्छे से प्रिपेयर करा है, कॉन्फिडेंस है कि अब कर लूँगा। और कुछ ऐसा फॉर्मूले उसमें लिखे थे, इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज और कुछ शॉर्ट नोट्स, तो ऐसा मन हुआ तो रिवाइज कर लिया। नहीं तो ऐसा नहीं है कि दिन भर वही लेके बैठा है, दिन में 1-2 घंटा कभी उस खोल के देख लिया, बाकी आई वाज ऑल प्रिपेयर्ड। और जे एडवांस के टाइम सेम की कुछ उसमें चेंजेस थे? या हाँ। बिकॉज 2 शिफ्ट में एग्जाम होती थी, तो उसके लिए प्रिपरेशन कुछ अलग टाइप से किया गया। मैं मॉक टेस्ट देता था उसके लिए भी। तो स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि मैं 3 घंटे के मॉक टेस्ट, दिन में 3 घंटे का दिया पेपर। लाइक 6 घंटे प्रॉपर शिफ्ट वाला मैं नहीं देता था, 3 घंटे से स्टार्ट करा था और उसके बाद धीरे धीरे देता गया पेपर। फिर बाद में जब 1 महीना बचा था एडवांस में, तो मैं प्रॉपर शिफ्ट में 2 घंटे का वही टाइमिंग्स में पेपर देने बैठता था और रात को इसका एनालिसिस करता था, दोनों पेपर्स का। तो वो एक शेड्यूल सा बन गया था कि हाँ रोज उठना है, पेपर देना है, एनालिसिस करना है। तो आदत हो गई थी कि हाँ पेपर देना है, पेपर देना है। तो उसका जो एक डर होता है ना मन में कि अपन वहां जाके नर्वस हो जाते पेपर में कि यार 6 घंटे बैठ के पेपर देना है, नर्वसनेस आ जाती, तो जो आता है वो भी नहीं कर पाते। तो मेरा ऐसा था कि मेरे को उस दिन पेपर देने गया तो ऐसा लग रहा था कि रोज तो करता हूँ, वही तो करना है आज भी जाके, मतलब कुछ नया कहाँ है इसमें। तो बिल्कुल उसमें नर्वसनेस बहुत कम थी। अगर मैं मॉक टेस्ट नहीं देता प्रॉपर तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा नर्वस होता और पेपर स्पॉइल हो जाता। So what do you think about the chapters that come in mains but not in advance? What are those topics? Do you remember any of them? Yeah, in chemistry, it's in NCERT, like in physical chemistry, chemistry in everyday life, in organic chemistry, polymers, biomolecules, and environmental chemistry, and GOC के कुछ एप्लीकेशंस रहते हैं, लाइक वो कुछ मेथड्स दी होती प्योरिफिकेशन की, वो सब मेंस स्पेसिफिक होते हैं, एडवांस में नहीं पूछे जाते हैं। लैब मैनुअल से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं एडवांस में, लाइक मेंस में भी आते हैं और एडवांस में भी आ सकते हैं। ऑफिशियली सिलेबस में मेंशन नहीं रहता है पर वो पूछ लेते हैं उससे क्वेश्चंस। और मैथ्स में कुछ स्टैटिस्टिक्स और ऐसे मैथमेटिकल इंडक्शन और लॉजिकल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं मैथ्स में, स्टेटमेंट्स वाले, वो मेंस में आता है, एडवांस में नहीं आते हैं। और फिजिक्स में ऐसे चैप्टर्स, आखिरी में सेमीकंडक्टर्स है, उसमें ट्रांजिस्टर्स रहता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसा चैप्टर है जो बस मेंस स्पेसिफिक है। तो उसके लिए मेंस के मैंने लाइक 1 मंथ पहले ही पढ़ा था उनको, ऐसा नहीं कि पहले से प्रिपेयर करके रखा। पहले मैं एडवांस की प्रेप कर रहा था, मेंस के 1 महीने पहले मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स उठाए, उनको प्रिपेयर करा, थ्योरी लेक्चर्स देखे और उसके क्वेश्चन सॉल्व कर ली, और मेंस का उनको छोड़ दिया। लाइक एडवांस का तो काम क्या है नहीं, तो मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ही उनको छोड़ दिया था। So अगर कोई बिगिनर अभी चालू कर रहा हो अपनी प्रिपरेशन, लाइक 1 year ago and 6 months ago and like different amounts पे अपना चालू कर रहा हो, या वो अभी 10th में हो, तो 10th से तुम स्टार्ट कर दो, तुम क्या रिकमेंड करोगे उसे, और कैसे एक बड़े भाई की तरह तुम उसे कैसे बताओगे? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि कुछ बच्चे रहते हैं, अपन देखते हैं आसपास में कि क्लास 9 से ही कोचिंग जा रहे हैं, पर्टिकुलरली फॉर जी एडवांस, जी मीन्स, वो करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 2 years आर इनफ फॉर द प्रिपरेशन। 2 साल में आराम से अच्छी खासी प्रिपरेशन करी जा सकती है और एक अच्छी रैंक लाई जा सकती है, तो उसकी चिंता करने की उस टाइम पे जरूरत नहीं है। 10th के बाद बिल्कुल प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है क्लास 11 से। उसमें सबसे बड़ा पॉइंट रहता है कि स्कूल अटेंड नहीं करना है रेगुलरली, वो प्रिपरेशन में बहुत बड़ा वो मतलब बैरियर रहता है। अपन स्कूल में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फिर कोचिंग में जा रहे हैं, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं बचता है। तो बिल्कुल कोशिश है करने की डमी स्कूल ले लें,
या फिर ऐसा कुछ जो डमी पॉसिबल नहीं हो तो कि वीक में एक दिन जा रहे हैं, मतलब कुछ फ्रेंड्स मेरा ऐसा भी करते थे कि डमी वहाँ पे उनके सिटी में अवेलेबल नहीं था, लाइक कंप्लीट डमी, तो वीक में एक दिन जाना था, तो वैसा भी कर सकते हैं, मतलब कम से कम स्कूल में टाइम स्पेंड हो ऐसा करना है। दूसरा प्रिपरेशन के लिए एक अच्छा रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफलाइन में ज्वाइन करना है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ऑनलाइन का भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, लाइक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे आ गए, काफ़ी अच्छे भी हैं। मैंने खुद ने 12th में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्रिपेयर करा था। तो एक ऑफलाइन कोचिंग उस इनिशियल फेज में ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। जो पीयर प्रेशर वहाँ पे मिलता है अपन को, जो एनवायरनमेंट मिलता है पढ़ने के लिए, वो काफ़ी मोटिवेट करता है। लाइक 10th में अपन स्कूल में रहते हैं, अपन को उस एनवायरनमेंट के बारे में कुछ पता नहीं रहता है कि कितना पढ़ना होता है, कितने घंटे पढ़ना होता है। एकदम से सिलेबस बढ़ जाता है, अपने स्टडिंग आवर्स बढ़ जाते हैं, तो वो ऑनलाइन कोचिंग के इससे नहीं कर सकते। तो इनिशियली तो एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना कंपलसरी, मतलब उसमें ही फ़ायदा रहेगा, तो वो ज्वाइन करना है। उसके बाद कोचिंग में जिस तरह से सिलेबस चल रहा है उतना करते रहो, और साथ में एक ऑनलाइन का पैकेज ले लो कोई से भी कोचिंग से। लाइक कोचिंग के अपन लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, नहीं जम रहा है, मतलब कोई पर्टिकुलर टॉपिक वहाँ समझ नहीं आ रहा है, तो ऑनलाइन में देख लो अपन। और जब एक बार अपन को बूस्ट मिल गया है कि हाँ अब अपन स्टार्ट हो गए, कि अब कंसिस्टेंसी भी आ गई, अपन ज़्यादा देर फोकस करके बैठ भी सकते पढ़ने के लिए, लाइक 6 आवर्स लगातार बैठ रहे पढ़ने के लिए, थोड़ा ब्रेक लिया, फिर 4-5 घंटे फिर बैठ गए, तब अगर ऑफलाइन लेक्चर स्किप करना हो तो वो कर सकते हैं और ऑनलाइन पे शिफ्ट हो सकते हैं। इनिशियली ऑफलाइन होना बहुत ज़रूरी है। एंड देन अगर किसी ने 12th में अपनी प्रिपरेशन चालू की तो 12th में स्टार्ट करिए तो प्रिपरेशन के लिए ऑफकोर्स टाइम बहुत कम है। 2 साल का सिलेबस कवर करना है 1 साल में, तो उसमें ऐसा है कि थ्योरी पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। डायरेक्ट जो डेरिवेशंस होते हैं उन पे ध्यान नहीं देना है। फॉर्मुलेस पढ़ो, बेसिक थ्योरी पढ़ो, अंडरस्टैंडिंग लो चैप्टर की कि हाँ इस चैप्टर में ये हो रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस को दो, क्योंकि एट द एंड अपन को एग्जाम में जाके क्वेश्चन ही सॉल्व करने, तो डेरिवेशंस पढ़ के कुछ फ़ायदा नहीं होना है। और एक और एडवाइस रहेगी उनके लिए कि टारगेट करना है जेईई मेंस को पहले, क्योंकि 1 साल ही बचा है, उसमें अगर एडवांस को टारगेट कर रहे हो तो मेंस बिगड़ गई उसके चक्कर में, तो ना मेंस रहेगी ना एडवांस रहेगी, क्योंकि मेंस बिगड़ी है तो एडवांस तो नहीं कर पाओगे तुम, ये पक्का है। मेंस को टारगेट लेके चलना है अपन को, और मेंस स्पेसिफिक की तैयारी करनी है, और मेंस के लिए 1 साल में अच्छी रैंक लाने के लिए करी जा सकती है। 12th में से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, उसका टारगेट मेंस होना चाहिए पहले, और उसमें मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस पक्का आते हैं। और कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जैसे रोटेशन है फिजिक्स में, सेंटर ऑफ मास है, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ज़्यादा टाइम लगता है इनको पढ़ने में, इनकी थ्योरी बहुत ज़्यादा लंबी है, इसको प्रैक्टिस भी ज़्यादा चाहिए होती है, तो इस मतलब पोर्शन को आप छोड़ सकते हो। इससे 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन आएंगे, और मेंस में ऐसा नहीं होता है कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट से मिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको छोड़ने में ज़्यादा नुकसान नहीं है। इससे अच्छा है जो स्कोरिंग चैप्टर्स है उनको अच्छे से पढ़ो, उनके क्वेश्चन को सही करके आओ, तो उसमें ज़्यादा फायदा होगा। Okay, thank you Rohit. It was nice. Thank you Rohit. Nice to meet you. Thanks for watching the video. All the links are provided in the description. You can check it out. Do follow us on our Instagram and make sure to comment the part which was most helpful to you. Also, if you are a new viewer to the channel, do subscribe. Thank you.